Hello students, so next topic is second law of motion. फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा तो फर्स्ट लॉ से हमें डेफिनेशन मिली थी फोर्स की। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलती है फोर्स की कैलकुलेशन, कि फोर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हमने पीछे एक क्वांटिटी पढ़ी थी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? ये इफेक्टिवनेस शो करता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, और वो किस पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो ये होता है मोमेंटम। अब जैसे फोर्स की हमें कैलकुलेशन करनी, तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी मोमेंटम की। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to force applied on an object. Directly proportional to force applied on an object. ये है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो जैसे किसी ऑब्जेक्ट का एक मोमेंटम है और उसको हमने चेंज किया, उसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? मोमेंटम कैसे चेंज हो गया? तो मास चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज होगी। अब मास किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता है। हम यहाँ पे वो कंडीशन ले रहे हैं जिसमें हम मास को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट 5 की स्पीड से मूव करे तो भी वही मास है, 10 की स्पीड से मूव करे तो भी वही मास है। मास कब चेंज होता है? जब बहुत हाई स्पीड हो जाती है, ठीक है, तब मास चेंज होता है उस टाइम। तो वो कंडीशन हम इसमें ले ही नहीं रहे, मतलब तब स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वलेंट हो जाए या उससे आधी भी हो जाए उतनी, तो मास चेंज होता है। लेकिन हम उतना तो इसमें स्पीड ले ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी स्पीड इतनी हाई नहीं होती लाइट की स्पीड के इक्वल। तो मास तो चेंज, तो मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे। तो मास तो चेंज नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे हाई स्पीड नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। अब वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कब चेंज होती है? ठीक है, अब चेंज होना मतलब या तो स्पीड घटना या बढ़ना। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे मूव कर रहा है, उसकी स्पीड 5 है, तो हमने उसकी स्पीड 10 करनी, तो क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो उसकी स्पीड 5 से 10 होगी। या 10 से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड 5 करें तो क्या करना पड़ेगा? तब भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट, मतलब अपोजिट उसकी जो मोशन की डायरेक्शन उससे अपोजिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया मोमेंटम में चेंज, यानी फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं? मोमेंटम में चेंज, और वो चेंज है वो क्या होना चाहिए? रेट ऑफ चेंज होना चाहिए। मतलब 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज है उसको कहेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, उसी को फोर्स बोलते हैं। मतलब फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे किसी ऑब्जेक्ट का हमने मोमेंटम चेंज किया, और मोमेंटम चेंज कैसे होता है? फोर्स लगाने से। तो फोर्स लगा के हमने किसी का मोमेंटम चेंज कर दिया, तो मोमेंटम हमने जो चेंज किया, अब वो जो हमने चेंज किया मोमेंटम पर सेकंड हमने कितना चेंज किया, वही है फोर्स। जैसे एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंटम था सपोज 100, हमने फोर्स लगा के वो कर दिया 200, और 5 सेकंड में किया 100 से 200, तो चेंज कितना किया? 100 का तो 5 सेकंड में किया, तो 5 सेकंड में चेंज किया 100 का, तो एक में कितना हो? 20 का, तो वही फोर्स है। ठीक है, तो ये सिंपल वो हो गया बिल्कुल कि फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये हमने पढ़ाई थे डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने पीछे पढ़ा था dx/dt, तो वो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब यहाँ रेट ऑफ चेंज को हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे लिख लिया हमने मोमेंटम को लिख लिया m/v। ये फॉर्मूला आ गया F इज डायरेक्टली टू। अब देखो m/v है, तो मास तो चेंज इसमें हम कर नहीं रहे, मास तो चेंज हो नहीं रहे, क्योंकि मोमेंटम चेंज करना है, तो मास तो चेंज नहीं हो, तो वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ गया। ठीक है, और इसमें क्या चेंज हो रही है? ये यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे F इज डायरेक्शनल टू m/dv/dt। अब dv/dt क्या होता है? ये हमने पढ़ा है। ये तो dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। ठीक है, तो F इज इक्वल टू डायरेक्शनल टू m/a। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको
हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल यूज करके KM है। देखो ये हमने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब इसमें फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन चाहिए, जैसे मास निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स। जैसे ये F M 3 क्वांटिटी दी, तो कोई भी 2 क्वांटिटी दी हुई है हमें और हमें तीसरी चाहिए, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, कॉन्स्टेंट यूज किया है। तो ये फॉर्मूला आ गया F = KM है। ठीक है, तो ये तो अगर ये पढ़ रखा है, जैसे डिफरेंशिएशन हमने कहा, या वैसे जैसे हम कर सकते हैं F डायरेक्शनल टू, जैसे ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब मान लो इफ अगर ये पार्टिकल है, जैसे यही है ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, ये मूव कर रहा है u स्पीड से, इनिशियल स्पीड u है, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा के इसके हमने स्पीड कर दी v। ठीक है, वो v इसमें कम भी हो सकती है और जैसे वो भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या क्या चेंज करना है, मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे चेंज होगा, जब स्पीड को चेंज करें। तो अब इसका ये इनिशियल जो आएगा मोमेंटम वो कितना आ जाएगा, इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल क्या आ जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि मास तो इसका वही रहेगा। तो F इसमें टाइम लगा t, जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा ऐसे, इसे फोर्स लगा ऐसे, और फोर्स अप्लाइड फॉर टाइम t, फोर्स अप्लाइड हुआ टाइम t के लिए। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे हम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन ये मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है mv और इनिशियल कितना है mu, तो ये आ गया मोमेंटम में चेंज। तो t टाइम में चेंज हुआ इन टाइम t, जो t टाइम में है द मोमेंटम चेंजेस। तो मोमेंटम चेंज हुआ कितना, ये mv माइनस mu। ठीक है, अब इन टाइम 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना होगा मोमेंटम चेंज, mv माइनस mu बाई t, इतना हो गया चेंज। तो 1 सेकंड में इतना चेंज होगा, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, F इज डायरेक्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, 1 सेकंड में कितना चेंज, तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, mv माइनस mu अपॉन t। अब F इज डायरेक्शनल टू, m कॉमन ले ले, क्या बचा, v माइनस u अपॉन t। अब ये फॉर्मूला होता है किसका, एक्सेलरेशन का, तो यही आएगा F इज डायरेक्शनल टू ma। ठीक है, तो चाहे ऐसे इससे करो, ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, एक ही बात है। ऐसे इसमें क्या किया हमने, स्टेटमेंट जो थी वो हम लिख लिया, फिर डायरेक्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जैसे इसका m मास है, इसकी स्पीड u है, इसमें फोर्स लगाया F, तो m मास हो गया, v स्पीड होगी। तो इनिशियल मोमेंटम mu है, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया mv, और ये फोर्स अप्लाई कितनी देर तक किया, t टाइम तक किया। तो चेंज हुआ मोमेंटम कितना, mv माइनस mu, फाइनल माइनस इनिशियल। अब टाइम t में चेंज हुआ कितना, mv माइनस mu। ठीक है, 1 सेकंड में कितना चेंज होगा, mv माइनस mu बाई t, क्योंकि यही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F इज डायरेक्शनल टू mv माइनस mu बाई t, m कॉमन ले ले तो v माइनस u बाई t बचा, तो F इज डायरेक्शनल टू ma। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ये इसका मास है मान लो 50 kg और स्पीड थी उसकी 10, 50 kg मास था और 10 उसकी स्पीड थी ऑब्जेक्ट की, तो उसका मोमेंटम कितना, 50 इंटू 10 500। अब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, जैसे एक साइकिल चल रही है जिसका मास है 50 kg। ठीक है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, टोटल मास उसका है 50 kg पैसेंजर्स में। ठीक है, तो हमने उसका टोटल मोमेंटम कितना हो गया, 50 इंटू 10 500। अब हमने धक्का लगाया ऐसे, उसके ऊपर धक्का लगाया, 10 सेकंड तक उसके ऊपर धक्का लगाया, और उसकी स्पीड फाइनली कितनी कर दी हमने, 20 कर दी। तो अब उसका मोमेंटम कितना हो गया, 50, मास तो वही 50 है, 50 इंटू 20 कितना हो गया, 1000। तो कितना चेंज हुआ, पहले था 500, कितना हो गया 1000, तो कितना चेंज हुआ 500 का। वो 500 का चेंज हुआ कितनी देर में, कितनी टाइम तक हमने फोर्स लगाया, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में चेंज हुआ 500 का, एक में कितना होगा 50 का, तो वही 50 क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो हमने वही किया यहाँ पे, तो ये आएगा F इज इक्वल टू KMA। अब इसमें ये देखो, ये K जो यहाँ पे आ रहे हैं वो एक कांस्टेंट है। तो जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो उसकी वैल्यू, उसको हम हटाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू मतलब
हटाने का मतलब उसकी वैल्यू हम करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं, ठीक है। 1 कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बिल्कुल सिंपल, F इज इक्वल टू एम ए। के की वैल्यू इसमें हमें पुट नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें के की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं सबसे सिंपल कि के को 1 कर दे, तो के को 1 कर दे। अब ऐसी जो आती सिचुएशन उसमें हम कांस्टेंट को जब 1 करते हैं तो उसमें देखते हैं हम पहले कि इसमें जो क्वांटिटी आ रही है, जो क्वांटिटी आ रही है वो क्वांटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। उस टाइम जब ये फॉर्मूला आया था, न्यूटन ने बताया था फॉर्मूला, तो उसने भी ये देखा था कि ये एफ फोर्स एक नई क्वांटिटी आई थी। तो नई क्वांटिटी जब भी आती है तो उसके हम क्या बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं उसकी। तो हम इसकी यूनिट ऐसे बनाएंगे ताकि के को 1 कर दे। तो हमने उसमें ये लिया, क्योंकि देखो फोर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब फोर्स का फॉर्मूला हमने ये पढ़ लिया फिजिकल टू के एम में। लेकिन अब जैसे 1 यूनिट फोर्स हम किसको कहेंगे, जैसे मास की हमने पढ़ी थी केजी यूनिट, फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 केजी किसको कहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 यूनिट फोर्स किसको कहेंगे। तो 1 यूनिट फोर्स जो बनाना था वो जो साइंटिस्ट थे उनके ही हाथ में था, ठीक है। अब इसमें 1 यूनिट बनाना वो हमने देखो कैसे बनाया न्यूटन ने, कि अगर मास को हम 1 kg कर दें, मतलब 1 न्यूटन फोर्स उसको कहेंगे 1 यूनिट फोर्स जिसका मास 1 kg है और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमें कहेंगे उस पर उस टाइम जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, 1 यूनिट, ठीक। अभी सिंपल हो गया, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट लो कितना 1 kg मास का, और उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ ऐसे, ठीक है। फोर्स लगाया हमने और फोर्स उसमें और लगाया हमने, तो जब उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जब इतना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम ये कहेंगे उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कितना है, 1 न्यूटन है, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, 1 न्यूटन मतलब 1 यूनिट, इसकी यूनिट अभी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फिजिकल टू के एम में हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे पुट करते हैं वैल्यू, अब एफ इज इक्वल टू, एफ कितना हो गया यहाँ पुट करते, के मास है 1, एक्सेलरेशन कितना है 1, उस टाइम फोर्स भी कितना होगा 1, तो ये आ गया के की वैल्यू 1 आ गई। अब ये इसमें पुट कर दे, तो एफ इज इक्वल टू के हो गया 1 और एम में, तो एफ का फॉर्मूला आ गया एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये फॉर्मूला हो गया एफ इज इक्वल टू एम ए। अब इसमें डिफाइन कर देते हैं 1 यूनिट फोर्स को, पहले इसका बना लेते हैं यूनिट बना लेते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसकी यूनिट इसकी एसआई जो होती है यूनिट वो है न्यूटन, ठीक है, स्मॉल में लिखेंगे इसको, और सिंबल इसका होगा कैपिटल, एसआई यूनिट होगी न्यूटन। और इसमें एक यूनिट और होती है प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट इसकी डाइन भी होती है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये छोटी है, जैसे मास की 1 kg होगी, बड़ी यूनिट छोटी क्या होती है सेंटीमीटर, तो ऐसे फोर्स की एक जैसे बड़ी यूनिट है न्यूटन और छोटी क्या होगी डाइन होगी वो, तो ऐसा यूनिट होगी। उसके बाद डायमेंशन ऑफ फोर्स, तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स की हो जाएगी MLT-2। उसके बाद फोर्स की एक डायरेक्शन होती है कि किस साइड फोर्स लगा, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स एक्सेलरेशन, जिस साइड एक्सेलरेशन होगा उसी साइड क्या होगी इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन जिस साइड होगी उस साइड फोर्स, जैसे एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रहा है, स्पीड आगे की तरफ बढ़ रही है, तो फोर्स इसका मतलब आगे की तरफ लग रहा है, खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसमें क्या हो रहा है पीछे की साइड, डी एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ये रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये हो गया फोर्स के बारे में। अब 1 यूनिट फोर्स यानी 1 न्यूटन फोर्स हम किसको कहेंगे, तो 1 न्यूटन फोर्स हमने अभी डिफाइन किया है, ये कि जब 1 kg का मास है उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम ये कहेंगे उस टाइम उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 1 यूनिट। तो इसमें लिखेंगे व्हेन ए मास ऑफ 1 kg हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then it experiences a force of 1 न्यूटन। उस टाइम ये 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। मतलब 1 kg का ऑब्जेक्ट लो और उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर जाओ, जब उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो हम ये कहेंगे उस टाइम उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिल गई, फोर्स की कैलकुलेशन मिल गया, फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। तो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था, उसने डेफिनेशन बताई थी, सेकंड लॉ ने कैलकुलेशन इसकी बता दी। तो इसमें लिख लेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स फॉर्मूला या कैलकुलेशन ऑफ फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, देखो इसमें है मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं होता। अभी हमने पढ़ा सेकंड लॉ में कि मोमेंटम कब चेंज होता है, जब हम फोर्स करते हैं अप्लाई, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, तो मास चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें ये है कि अब हमें वेलोसिटी को चेंज करना है। ठीक, तो वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, किसी भी, यहाँ पे बात हो रही है मोमेंटम ऑफ सिस्टम की, कि कोई भी सिस्टम, अब सिस्टम के बारे में पढ़ा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, जो काफ़ी सारे पार्टिकल से मिलकर बना, वो हम पहले डिस्कस कर चुके, वो हमने उस टाइम कुछ टाइम ऐसे इसलिए पढ़े थे। तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो हम पढ़ रहे थे मोमेंटम कब चेंज होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं। तो इसमें हम बात करें मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम की, क्योंकि देखो एक पार्टिकल का तो मोमेंटम हम चेंज कर सकते हैं, मतलब सिंगल पार्टिकल तो उसका मोमेंटम हम चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। लेकिन यहाँ बात हो रही सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंटम चेंज नहीं होता जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हो गया, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बुलेट है, ठीक है, एक गन है और एक बुलेट है। तो इनिशियली वो क्या है, दोनों एट रेस्ट है, तो दोनों का जो मोमेंटम निकालो कितना आएगा, 0। ठीक है, दो मतलब ये एक सिस्टम हो गया गन और बुलेट का, तो उनका जो मोमेंटम निकाला हमने, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। मतलब इनिशियली क्या थी, दोनों एट रेस्ट, अब उसके बाद भी एट रेस्ट है। फिर उसके बाद हमने जैसे ट्रिगर दबाया तो ये एक्सटर्नल फोर्स तो लगा, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स इतना कम है कि उसको हम ये मान चल रहे हो वो फोर्स मतलब उसका नेग्लिजिबल है। किसके कंपेरिजन में, जो बुलेट के ऊपर फोर्स लगा, क्योंकि जो बुलेट जाती है वो बहुत हाई फोर्स से जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स होता है, लार्ज फोर्स होता है। ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में जो हमने मतलब ट्रिगर दबाया वो फोर्स बहुत कम है, तो हमें ये मान चलते हैं एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो अब देखा हमने कि बुलेट तो जाती है आगे की तरफ और गन आती है पीछे की तरफ, तो बुलेट का मोमेंटम हो गया जैसे 500। ठीक है, तो उस गन का कितना हो गया, इस साइड -500, फिर से क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मतलब कोई भी सिस्टम है तो उसका टोटल जो होता है मोमेंटम वो कितना होता है, वो 0 होता है। ठीक, और कैसे बनता है उसका एक एग्जाम्पल, जैसे एक नाव खड़ी है, ठीक है, किनारे पे, जैसे नदी किनारे पे एक नाव खड़ी है, तो उसके अंदर जो नाविक है तो वो उस टाइम नाव के अंदर है, तो दोनों का जो है मोमेंटम कितना हो गया, 0। मतलब उसके अंदर जो आदमी है उसका मोमेंटम भी 0 और नाव का भी 0, क्योंकि दोनों क्या है, एट रेस्ट है। अब उस आदमी ने बाहर की तरफ क्या लगाई, उसने बाहर की तरफ छलांग लगाई, तो उसने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, वो एक सिस्टम था, नाव और वो आदमी, तो उस सिस्टम के पार्टिकल ही फोर्स लगाया, उस आदमी ने नाव पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो उसका मोमेंटम तो हो गया कुछ, मतलब उसकी होगी वैल्यू होगी मास इंटू मास और वेलोसिटी को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, वो मान लो आ गया 500। अब जो नाव है वो कितनी स्पीड जाएगी, वो जाएगी 500 की स्पीड, मतलब 500 मोमेंटम से पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम हो गया +500, उसका कितना हो गया -500, फिर से नेट कितना हो गया, 0। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये एक सिस्टम पे लगता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल पार्टिकल का तो मोमेंटम हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके, लेकिन एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, उसका जो यहाँ पे बात हो रही है इसकी मोमेंटम की, वो जब तक चेंज नहीं होता जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगे। ठीक है, तो इसमें होगा मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम
मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता अप्लाई। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी, एक्सटर्नल फोर्स। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे इसीलिए पढ़ा था, ये एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा था और सिस्टम पढ़ा था। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है जिसके हर पार्टिकल की स्पीड एक जैसी हो, ठीक है, और उनके अंदर का जो फोर्स उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं, और जो बाहर से जो फोर्स है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम वो क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया गन और बुलेट का बताया एग्जाम्पल, कि गन पीछे की तरफ जाती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का टोटल जो है मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो मोमेंट ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, बुलेट ऑफ मास स्मॉल m एंड गन ऑफ मास कैपिटल M। स्मॉल m मास तो है बुलेट का और गन का मास है कैपिटल M। तो आफ्टर फायरिंग द बुलेट moves with speed v, small v, then what is the recoil velocity of gun? ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? जिस स्पीड से गन पीछे आती है। तो इसमें देखो बिफोर द इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट निकालेंगे मोमेंटम। अब इंसिडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? फायरिंग। तो क्या निकालते हैं? बिफोर फायरिंग। तो बिफोर फायरिंग गन क्या है? एट रेस्ट है, ठीक, और बुलेट भी क्या है? एट रेस्ट है। तो यहाँ निकालते हैं हम इनिशियल मोमेंटम या मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो गन का है मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास ऑफ गन कैपिटल M, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है? 0, और बुलेट का स्मॉल m मास और 0 स्पीड। तो टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा? टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, क्योंकि ये लॉ ऑफ मोमेंटम किस सिस्टम पे लगता है, ठीक है। तो सिस्टम कितना आ गया? ये 0 आ गया। उसके बाद आफ्टर फायरिंग के बाद, तो फायरिंग के बाद निकालते हैं मोमेंटम ऑफ गन का। तो गन का जो आएगा मोमेंटम कितना हो गया? मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि बुलेट का निकालते हैं, क्योंकि बुलेट का है ये मोमेंटम, ठीक है। बुलेट कितनी स्पीड जा रही है? 20 स्पीड से। तो स्मॉल m मास है, v उसकी स्पीड होगी। मोमेंटम ऑफ उसके बाद गन का, तो गन का मास m है, उसकी हमने स्पीड मान ली v। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट कैपिटल V बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब गन जिस स्पीड से पीछे जाती है तो वो हमने स्पीड मान ली कैपिटल M। तो अब निकालते हैं टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो सिस्टम कितना हो गया? m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू वी। तो ये आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर इंसिडेंट और आफ्टर इंसिडेंट मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड, सेम रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, ये तो हो गया आफ्टर, ये दोनों जो मोमेंटम होंगे सेम, तो एम वी प्लस कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो हो गया टोटल मोमेंटम
आफ्टर इंसिडेंट, और ये क्या है टोटल मोमेंटम बिफोर इंसिडेंट। तो दोनों क्या होगा इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ काइनेटिक मोमेंटम। तो ये आएगा कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी। तो हमें चाहिए वी की वैल्यू, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल M अपॉन सॉरी स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू वी, ठीक है। और ये यहाँ हो जाएगा माइनस का, ठीक है। माइनस इसमें किस चीज़ को शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट, देखो ये होगी वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, तो इस वेलोसिटी के ये तो क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसके क्या है अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द कैपिटल V इज अपोजिट टू स्मॉल v। स्मॉल v क्या है, ये बुलेट की वेलोसिटी है, और कैपिटल V क्या है गन की। तो गन की वेलोसिटी उससे क्या है अपोजिट, और इसमें हमें यही देखते हैं गन ऐसे आगे बुलेट ऐसे आगे जाती है तो गन पीछे की तरफ आती है, ठीक है। तो ये हमने किससे निकाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो ऐसे काफ़ी सारे इसमें आते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया उसका, जैसे नाव का बताया, तो नाव जब एट रेस्ट थी, ठीक है, तो उसके अंदर जो पैसेंजर था नाव के अंदर वो भी क्या एट रेस्ट है, दोनों मोमेंटम जीरो है, ठीक है। उसके बाद वो कूद जाता है तो उसका मोमेंटम हो गया M इंटू वी, ठीक है। और नाव है उसका जो आएगा मोमेंटम वो कौन सा है, उसका भी एम वी होगा, लेकिन उसका कौन साइड होगा अपोजिट साइड में होगा, ताकि दोनों टोटल क्या है जीरो आए। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जैसे इसका ये हो गया एग्जांपल, जैसे एक बॉम्ब है जिसका मास है सपोज कि हमने 3m है, ठीक है। तो ये तो है बिफोर ब्लास्ट, ब्लास्ट होने से पहले, उसके बाद आफ्टर ब्लास्ट उसका एक टिकट ये एक टुकड़ा गया इस साइड, एक टुकड़ा गया इस साइड और एक टुकड़ा गया इस साइड, ठीक है। तो टोटल मास तो वही है 3m, और इसका जो आएगा टोटल जो आएगा मोमेंटम इन सब टुकड़ों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। क्योंकि ब्लास्ट करने से पहले क्या था बॉम्ब एट रेस्ट था, तो उसका टोटल जो आएगा मोमेंटम कितना आएगा 3m इंटू 0। उसके बाद ब्लास्ट होने के बाद अब हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स, उसके अंदर ही रिएक्शन हुई तो उसके कारण वो ब्लास्ट हो गया, तो उसका जो आएगा मोमेंटम तो एक टुकड़े का आया जैसे इस साइड, ठीक है, तो दूसरे का आएगा इस साइड, तो तीसरे का आएगा इस साइड, उन दोनों को कैंसिल करने के लिए, मतलब टोटल तीनों क्या आना चाहिए, उन तीनों को आना चाहिए 0। जैसे इसमें ये मान लो मास 2m है, ठीक है, 2m है मास ये, तो उसके दो टुकड़े हो गए, ठीक है। तो दोनों टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा अगर ऐसे गया है v स्पीड से, ठीक है, तो दूसरा जो टुकड़ा है वो इसके अपोजिट ही जाएगा v स्पीड से, ठीक है, तब जाके दोनों का क्या हो जाएगा मोमेंटम 0। तो ये बिफोर द इंसिडेंट और आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम ये देख लेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई कर। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें हमें एग्जाम्पल ये प्रोसीजर यही रहेगा, जो भी इंसिडेंट हो रहा है फायरिंग ब्लास्ट, ठीक है, या जैसे जंप कर रहे हैं तो बिफोर जंपिंग आफ्टर जंपिंग, तो इंसिडेंट से पहले का वो निकालें मोमेंटम, और फिर इंसिडेंट के बाद का, और उन दोनों को पुट कर दें इक्वल। अब उसमें देख लेंगे इक्वेशन जो बन रही है उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है और क्या पूछा है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद अगला आता है इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या मिला, फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का हमें इफेक्ट का पता चलता है, या ये बोल सकते हैं फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक का पता चलता है। तो नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एवरी एक्शन के लिए अपोजिट होगा रिएक्शन, लेकिन कब, व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडी है इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से,
जैसे एग्जाम्पल इसका ये हो गया, देखो जैसे ये है पेन, ये पेन ऐसे आ रहा है, मतलब इसके ऊपर फोर्स और अप्लाई, तो ये फोर्स अप्लाई हुआ, अब हमने हाथ रख दिया, ठीक है। ये किस फोर्स के कारण आ रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण आ रहा है तो ये उस फोर्स के कारण आ रहा है। तो जैसे ही ये अब नीचे गिरेगा तो हमने हाथ रख दिया, तो इसने हम पे फोर्स लगाया हाथ पे, तो फोर्स कितना फोर्स लगा, जो अर्थ इस जितने फोर्स इसको की उतना ही फोर्स इसने लगा दिया, ठीक है। तो हाथ ने, वो तो हो गया एक्शन, अब हाथ ने क्या किया, उतना ही रिएक्शन का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स से नीचे आ रहा था, अर्थ इसको 10 न्यूटन से गिरी, तो 10 न्यूटन फोर्स लगा, ये 10 से आ रहा है, 10 से आ रहा है ऐसे, फिर ये यहाँ आ गया, तो अब इस पर क्या हो गया कि 10 न्यूटन कौन साइड लगा, नीचे, तो हाथ ने इसके ऊपर कितना लगा दिया, उतना ही 10 न्यूटन, तो इसने फोर्स लगाया हाथ पे 10 न्यूटन, और वो तो हो गया एक्शन, और हाथ ने इस पर क्या लगा दिया, रिएक्शन का फोर्स, तो इस पर टोटल फोर्स कितना हो गया, 0, मतलब ये बैलेंस फोर्स हो गया, ठीक है। फोर्स जैसे 2 टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड में क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जब टोटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आता है, 0, जैसे 10 न्यूटन इस पे आ रहा था, लग रहा था नीचे, 10 हमने ऊपर लगा दिया, तो क्या हो गया, बैलेंस फोर्स है ये, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स हम जब किसी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो वो कभी भी मोशन क्रिएट नहीं करता। जैसे हमने फोर्स लगाया या दीवार के ऊपर 10 न्यूटन, ठीक है, तो दीवार ने भी हम पे फोर्स लगा दिया 10, मतलब दीवार के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स हमने लगाया, तो उसने हम पे कितना फोर्स लगा दिया, 10 न्यूटन लगा दिया फोर्स, ठीक है। तो जैसे हमने दीवार पे 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो वो फोर्स कहाँ गया, क्योंकि दीवार पे तो हमने वो लगाया 10 न्यूटन, तो वो फोर्स अर्थ को ट्रांसफर हो गया, और वो फोर्स इतना कम था कि इस दीवार को हिला नहीं पाया, तो उस फोर्स ने इस दीवार की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, कॉन्फ़िगरेशन चाहे वैसे हल्की से चेंज की हो, ठीक है। तो बैलेंस, जैसे हमने मान लो ये फॉर्म का होता है, तो हम इसको ऐसे दबाते हैं, ठीक है, तो ऐसे जब इसको हम दबाते हैं, या जैसे ले रहे हैं बैलून ले रहे हैं, ठीक है, तो बैलून को हमने इस साइड से दबाया, इस साइड से दबाया, तो दोनों साइड से जब उसको हमने ऐसे दबाया, तो अब देखो उसके अंदर मोशन नहीं आया, बैलून के अंदर आगे की तरफ या पीछे की तरफ ऐसे गया, उसमें क्या हुआ, शेप चेंज कर दी, तो इस साइड से फोर्स लगाया उतना, इस साइड से उतना लगा दिया, तो दोनों फोर्स क्या हो गए, बैलेंस फोर्स हो गए। तो अब बैलेंस फोर्स ने क्या किया है, शेप को चेंज किया है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स कभी भी मोशन क्रिएट नहीं करता और अनबैलेंस्ड फोर्स करता है तो इसमें लॉ ऑफ मोशन हम यही पढ़ रहे हैं कि जैसे ये आ रहा था 10 न्यूटन से, तो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, मतलब इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स है, तभी ये मूव कर रहा है, मूव, अब ये भी रुक गया, मतलब इसका फोर्स क्या हो गया, बैलेंस। तो फोर्स किसने बैलेंस किया, कि इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया नीचे, तो हाथ ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगा दिया, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, तो ये तो था एक्शन, इसने फोर्स लगाया, और वो क्या लग गया, रिएक्शन। तो ये फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आती है, इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए तो दूसरा उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है v1, दूसरा मास है ये m2 है, इसकी वेलोसिटी है v2, उसके बाद ये है, ये यहाँ पे हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, तो इस पे फोर्स लगा, फोर्स ऑन सेकंड बाय फर्स्ट, और ये इस साइड फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड। तो जैसे ये हो गया एक्शन, तो इसने क्या किया, इसने मतलब यहाँ रिएक्शन का फोर्स लगाया, जैसे ये मान चल रही ये बॉडी यहाँ पे खड़ी थी, ये भी स्पीड चाहिए ये ऐसे खड़ी थी, तो है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, और ये है सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, सॉरी आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान। तो ये ऐसे जा रही थी, तो इसने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो इसने तो क्या एक्शन, तो इसने फोर्स लगाया सेकंड पे, किसके कारण, 1 के कारण, तो उसने इसके ऊपर क्या लगाया, इस साइड जैसे रिएक्शन का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होते हैं। इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होगा सेम, जैसे इसने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो हाथ ने भी 10 लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसने नीचे की तरफ फोर्स लगाया, इसने ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है। तो ये होता है एक्शन और रिएक्शन। अब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, फिर भी एक दूसरे को ये बैलेंस क्यों नहीं करते, ठीक है। जैसे हमने कार के ऊपर फोर्स लगाया, हमने कार को धक्का मारा, तो कार ने हम पे धक्का मारा, तो कार के ऊपर ये इक्वल और अपोजिट फोर्स ही हो गए दोनों, फिर भी कार क्यों चलती है, मतलब फोर्स ही दोनों
बैलेंस क्यों नहीं हुई। ठीक है, देखो अब उसका एक प्रोसीजर है कि जैसे हमने कार को धक्का मारा, ठीक है, हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो कार ने हम पे फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन। अब हमने वो 50 न्यूटन वो ट्रांसफ़र कर दिया किसको, अर्थ को कर दिया ट्रांसफ़र, क्योंकि हम अर्थ के साथ कांटेक्ट में। जैसे हम यहाँ पे जैसे दीवार को धकेल तो जैसे दीवार है उसके कारण पे हमें फोर्स लग, लेकिन वो फोर्स हमें महसूस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो फोर्स ट्रांसफ़र हो गया किसको, अर्थ को ट्रांसफ़र हो गया। अब अर्थ को ट्रांसफ़र हो गया फोर्स, तो हम पे कितना फोर्स लगा, अब वो फोर्स अर्थ को ट्रांसफर होगा। अब अर्थ तो इतनी भारी है कि उस फोर्स से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अर्थ तो मूव नहीं करेगी। अब हम पे देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, कार के ने हम पे फोर्स लगाया, ठीक है, कार ने हम पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो अर्थ ने फोर्स लगा रही कितना 50 न्यूटन। देखो एक बार, जैसे एक बार फिर से प्रोसीजर इसकी समझते हैं। कार पे हमने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो एक्शन हो गया। अब कार ने हम पे फोर्स लगाया 50 न्यूटन, वो 50 न्यूटन हमने अर्थ को कर दिया ट्रांसफर, हमने अर्थ के ऊपर फोर्स लगा दिया, अर्थ ने हम पे फोर्स अप्लाई कर दिया 50 न्यूटन। अब तीनों बॉडी की बात करते हैं। अर्थ तो मूव नहीं करे, क्यों, क्योंकि अर्थ के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, हमने जो लगाया 50 न्यूटन अपने पैरों से, लेकिन वो 50 न्यूटन फोर्स इतना कम था कि अर्थ के उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हमारी, तो हमारे ऊपर देखो, एक तो कार ने फोर्स लगाया अपोजिट 50 न्यूटन और अर्थ ने फोर्स लगा दिया, तो दोनों फोर्सेज क्या हो, इक्वल है और अपोजिट है, दोनों ने क्या कर दिया, बैलेंस। क्योंकि दोनों फोर्स किसके ऊपर लग रहे थे, वो जो उसके धक्का मार रहा था। अब कार के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 50 न्यूटन जो हमने लगाया, ठीक है। अब उस 50 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये जो फोर्सेज होते हैं एक्शन और रिएक्शन, ये एक बॉडी के ऊपर नहीं होते अप्लाई, ठीक है, ये अलग अलग होते हैं। फोर्स बैलेंस कब होगा, जब एक बॉडी, जैसे इसके ऊपर 10 न्यूटन लग रहा था, तो हमने इसके ऊपर 10 न्यूटन ऊपर लगा दिया, तो बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें देखो, ये F21 तो है फोर्स ऑन सेकंड फर्स्ट के कारण, और F12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो दोनों फोर्सेज एक्शन रिएक्शन अपोजिट बॉडी के ऊपर हो रहे अप्लाई, इसलिए एक दूसरे को वो बैलेंस नहीं कर पाते। अगर एक ही बॉडी पे होते तो बैलेंस वो कर पाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखना, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर action and reaction both are equal and opposite. Why they cannot balance either? Why they cannot balance each other? फिर भी वो एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं कर पाते, तो उसका आंसर क्या है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगता है। अगर एक बॉडीज पे लगे तो वो कर सकते बैलेंस, जैसे 10 न्यूटन इस पे लगा और 10 हमने इस पे लगा दिया, तो ये हो गया बैलेंस। लेकिन यहाँ पे अलग अलग बॉडी पे लग रहे, तो इसमें आंसर ये होगा बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन बोथ acting on different bodies hence they cannot cancel each other, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। तो ये न्यूटन के तीनों लॉ हो गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सेकंड लॉ गिव्स द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एंड थर्ड लॉ गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इसमें हम आगे जैसे फोर्स के इफेक्ट है वो, या और कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे इम्पल्स आता है, एक इम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे इसके सेकंड लॉ के कंसिक्वेंसेस, थर्ड लॉ कंसिक्वेंसेस वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।